टीवी और रेडियो पर लेखन के लिए क्या प्रबंध है, मतलब कि टीवी या फिर जो रेडियो है उसमें लेखन करने के लिए क्या प्रबंध किए जाते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि जो टीवी और जो रेडियो होते हैं, टीवी और रेडियो चैनल जो होते हैं उसमें विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। डेस्क का मतलब होता है कि समाचार पत्र हैं या फिर टीवी में अगर कोई समाचार दिया जाता है या फिर रेडियो पर दिया जाता है तो उसके लिए एक विशेष लेखन किया जाता है। तो यहीं पर बात कही गई है विशेष लेखन। तो विशेष लेखन किया जाता है जो जिसके लिए एक अलग स्थान होता है उसको ही डेस्क कहा जाता है। विशेष लेखन हेतु अलग स्थान होता है उसको ही डेस्क कहा जाता है। और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा माध्यम है। तो जनसंचार के आधुनिक जो माध्यम हैं उसमें से अगर सबसे पुराना माध्यम पूछा जाता है तो वो है प्रिंट माध्यम। जो प्रिंट माध्यम है या फिर इसे मुद्रित माध्यम भी कहा जाता है, तो ये सबसे पुराना माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ और किसने खोला था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसका आंसर अब मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं 2 बार पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर है। तो लिखित और मौखिक भाषा में अंतर पूछ रखा है, तो इसमें आप इसका या तो आप इसके लाभ बता सकते हैं, किसी एक का लाभ बता दिए और दूसरे की हानि, तो इसी तरीके से बताना है आपको। तो इन दोनों में अंतर आपके अलग भी हो सकते हैं आपके विचारों में, तो इसमें जो लिख रखा है मैं आपको वो बताती हूँ। तो जो लिखित भाषा होती है उसमें अनुशासन की मांग होती है। लिखित भाषा में एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, सोच विचार कर लिखा जाता है, अपने शब्दों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। परंतु जो मौखिक होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें अनुशासन की मांग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी खबरों के विभिन्न चरण लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन था मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, इसका आपको बस मैं अब यहाँ पर आपको इसके 7 जो चरण है वो बताऊँगी, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दूँगी क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ स्टार्टिंग की जो वीडियो थी। तो इसमें 7 चरण होते हैं। पहला फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा ड्राई एंकर, तीसरा फ़ोन इन, चौथा एंकर विजुअल, पांचवा एंकर बाइट और छठा लाइव और सातवां एंकर पैकेज। जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको ये मानकर चलना है जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो आपको ज़रूर करना है। जैसे कि अभी आपका छापे खाने वाला प्रश्न था, दूसरा आपका ये टीवी के जो चरण है ये बार बार पूछे जा रहे हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं। तो जो एंकर बाइट होती है जो ये क्या होता है, ये टीवी के चरण के अंतर्गत आता है। तो अब एंकर बाइट क्या होती है। बाइट का मतलब होता है, यहाँ पे ब्राइट लिख रखा है पर आप इसे ठीक कर लीजिएगा, बै के नीचे रै नहीं आएगा। तो जो बाइट होती है, बाइट का मतलब होता है कथन। तो किसी भी घटना या फिर किसी भी समस्या का अगर कोई भी रिपोर्टिंग की जा रही है किसी भी घटना किसी समस्या के को लेकर, तो उसकी कथन के साथ उसकी पुष्टि करना यहाँ पर एंकर बाइट कहलाता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें टेलीविज़न में क्या किया जाता है, किसी भी खबर की पुष्टि करने के लिए बाइट दिखाई जाती है या फिर कथन दिखाए जाते हैं। कथन का मतलब होता है जो किसी के द्वारा कहे हुए होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट और पत्रकारिता में क्या संबंध है। तो इंटरनेट और पत्रकारिता में संबंध पूछ रखा है कि जो पत्रकारिता में क्या होता है। पत्रकारिता में जो घटना सूचना होती हैं या समस्याएं होती हैं या फिर मुद्दे होते हैं उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाई जाती है। तो उसका इंटरनेट से क्या संबंध है ये पूछ रखा है। तो हम सभी जानते हैं कि एक इंटरनेट पत्रकारिता होती है जिससे कि अगर हम संबंध देखें तो इंटरनेट और पत्रकारिता का आपस में संबंध कहा जाता है। तो इंटरनेट जहां सूचनाओं का आदान प्रदान को बेहतरीन औजार है, क्योंकि इंटरनेट भी क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, वही वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का जरिया भी है। हम सभी जानते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत अच्छी तरीके से करता है और इसमें सत्यापन भी हमें नज़र आता है, परंतु इसके साथ साथ इसकी जो कमी यहाँ पर नज़र आती है कि इसमें अश्लीलता होती है, दुष्प्रचार होता है। कई बार जो खबर होती है वो सत्य नहीं होती है परंतु उसका फिर भी प्रचार किया जाता है, और गंदगी फैलाने का बहुत बड़ा माध्यम कहा जा सकता है।
इंटरनेट में पत्रकारिता के दो रूप होते हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल करना, यानी कि क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर है कि खबरों का प्रसारण करना या फिर खबरों को लोगों तक पहुँचाना। तो खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा इसका किस तरीके से पत्रकारिता से संबंध आएगा। दूसरा इसका ये है कि जो रिपोर्टर होते हैं वो भी बहुत बार क्या करते हैं, वो भी किसी न रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। और जो ईमेल है वो कैसे होते हैं, इंटरनेट के जरिए तो इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना इंटरनेट के आप ईमेल नहीं यूज़ कर सकते हैं, मेल नहीं कर सकते हैं। और कई बार अपनी खबर की पुष्टि के लिए, अपनी खबर का सत्यापन के लिए वो क्या करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। जिसमें अगर आपका ट्विटर भी आ सकता है कि जो ट्विटर में अगर कोई पोस्ट डाली जाती है तो उसकी खबर की पुष्टि भी दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो इंटरनेट पत्रकारिता मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेट पर भी क्या होता है, अखबारों की तरह खबरों और घटनाओं का प्रसारण होता है, खबरों और घटनाओं का आदान प्रदान होता है। उसको ही क्या कहा जाता है, इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कब से शुरू हुई। तो जो भारत है उसमें इंटरनेट पत्रकारिता कब शुरू हुई या फिर उसका दौर कब शुरू हुआ, इन दोनों का आंसर यही है। तो भारत में जो इंटरनेट पत्रकारिता है, अभी जो ये समय है जिसमें अभी हम हैं, ये इसका दूसरा दौर है। और इसका जो पहला दौर है वो कब शुरू हुआ या फिर इंटरनेट पत्रकारिता का कब शुरू हुई या फिर इसका पहला दौर कब शुरू हुआ, वो हुआ है 1993 में। और इसका जो दूसरा दौर है वो 2003 में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन कौन सी साइट प्रयोग की जाती हैं। जो साइटें हैं जिसके द्वारा हम जो न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर अभिव्यक्ति की बात की जा रही है, अपने जो न्यूज़ होती है, घटनाएं होती है, समस्याएं होती है, जिनके द्वारा जो अधिक से अधिक लोगों तक जो सूचनाएं हैं वो पहुँच सके, उस साइट की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी जो और साइटें हैं जहाँ से आप कुछ मटेरियल निकालते हैं, उन साइट की बात नहीं की जा रही है। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह cdiff.com है। यहाँ पर साइटों के नाम दिए गए हैं, एक तो cdiff.com है, दूसरा इंडिया इन्फो लाइन है और तीसरा सीफी। तो आपको कुछ साइट हैं उनका नाम याद करना होगा। और जो रीडिफ है उसे भारत की पहली साइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अखबार इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर जो अखबार है, जो हिंदी का अखबार की बात कही जा रही है। अब तो फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो अखबार होते हैं वो इंटरनेट पर हमें उपलब्ध हो जाते हैं, पर यहाँ पर जो आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा कि कौन सा अखबार जो है इंटरनेट पर उपलब्ध है, या फिर सबसे पहले कौन सा अखबार इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था। तो उसका नाम आपको हमेशा याद रखना है, वो है प्रभात साक्षी। जो प्रभात साक्षी अखबार है वो इंटरनेट पर सबसे पहले प्रिंट रूप में क्या हुआ था, उपलब्ध हुआ था, और वो भी हिंदी में। तो इसे हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हिंदी में जो अखबार है वो सबसे पहले प्रभात साक्षी उपलब्ध हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है। अगर पत्रकारिता की बात करें तो उसके हिसाब से सबसे बढ़िया जो साइट है वो कौन सी है हिंदी में, तो वो सबसे बढ़िया साइट BBC है। अब नेक्स्ट देखिए, हिंदी के वेब पत्रकारिता की क्या समस्याएं हैं। तो जो हिंदी की जो वेब पत्रकारिता है या फिर इंटरनेट पत्रकारिता कहा जा सकता है, तो उसकी क्या समस्याएं हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि अभी तक हमारे पास ऐसा भी कोई फ़ॉन्ट नहीं आया है। जैसे कि हमारे पास अभी इंग्लिश में लिखने के लिए कीबोर्ड है, फ़ॉन्ट है हमारे पास, पर अभी तक हिंदी में लिखने के लिए ना तो कोई फ़ॉन्ट है और ना ही कोई कीबोर्ड उपलब्ध हुई है। बात आती कि फ़ॉन्ट क्या होता है, क्योंकि कीबोर्ड तो हम सभी जानते हैं कि जो लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड होती है, या फिर फ़ोन में भी हमारी जो कीबोर्ड होती है जिससे हम टाइप करते हैं, पर जो फ़ॉन्ट होता है वो होता है अलग अलग तरीके से लिखना। जैसे कि जो ए होता है उसे हम अल्फ़ाबेट, उस जो ए अल्फ़ाबेट होता है उसे हम अलग अलग तरीके से लिखने के लिए हमारे पास जो फ़ॉन्ट है वो अभी अवेलेबल है। तो देखिए, आप देख रहे होंगे ये अलग अलग फ़ॉन्ट है। इस वाले में आपको अलग फ़ॉन्ट दिख रहा है, जो स्टाइल है इनके लिखने का अल्फ़ाबेट के यहाँ पर अलग है,
और देखिए ये भी अलग है। तो आपको दिख रहा है कि इंग्लिश में इतने सारे जो फ़ॉन्ट लिखने के जो फ़ॉन्ट है वो इतने अलग अलग तरीके में, हम जो एक ही अल्फ़ाबेट को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें ये दोनों ही, देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही अलग हैं। इस तरीके से ये भी अलग है। तो ये जो डिज़ाइन है लिखने का इनका, इनको ही फ़ॉन्ट कहा जाता है, पर जो हिंदी है उसमें ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंकर पैकेज से क्या समझते हैं। जो एंकर पैकेज होता है वो क्या होता है, पैकेज क्या होता है। तो जो पैकेज होता है वो किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ या फिर पूर्णता के साथ पेश करता है, उसको ही पैकेज कहा जाता है, जिसमें सारी चीज़ शामिल हों। तो अगर किसी घटना के बारे में या फिर किसी समस्या के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है टेलीविज़न पर, क्योंकि ये जो टेलीविज़न का ये चरण है, लास्ट चरण, 7वां चरण है ये एंकर पैकेज। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें सारी चीज़ शामिल की जाती है, चाहे वो दृश्य हो, दृश्य से जुड़े हुए बाइट हो, ग्राफ हो, फोटो हो। तो इस तरीके की सारी चीज़ें शामिल की जाती है एंकर पैकेज में, और संपूर्णता के साथ पेश किया जाता है दर्शकों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को किस क्रम में लिखा जाता है। तो जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे जो इंट्रो होता है उसमें सबसे पहला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात सबसे ऊपर लिखी जाती है, फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रो होता है। सेकंड में घटते हुए क्रम में क्या किया जाता है, सेकंड पैराग्राफ में लिखा जाता है, घटते हुए महत्व क्रम से लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी सबसे ऊपर, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट, और फिर लास्ट में समापन किया जाता है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बहुत बार करवा लिया है ये वाला क्वेश्चन, तो आपको आता होगा। अगर आपको इसका और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें जो सेकंड चैप्टर है उसमें मैंने करवा रखा है और फर्स्ट चैप्टर में भी करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो क्या है। तो ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो भी हमसे पूछे जाते हैं कि रेडियो क्या है या फिर टीवी क्या है। तो हमें ये आना चाहिए, जो टेलीविज़न है वो एक श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम है, उसमें हम देख भी सकते हैं। अगर हमारी सुनने की शक्ति ना हो या फिर हम नहीं सुन रहे हैं, अगर आप म्यूट कर दें अपने टेलीविज़न को, तो आप उसमें जो खबरें होती हैं उसमें जो लिखा हुआ आता है उसे आप पढ़कर समझ सकते हैं, उसके दृश्य देखकर समझ सकते हैं कि ये कहाँ की बात की जा रही है और किस घटना की बात की जा रही है। और इसी तरीके से हम सुनकर भी कर सकते हैं। तो जो रेडियो है वो केवल श्रव्य माध्यम है या फिर एक रेखीय माध्यम कहा जाता है, क्योंकि इसमें खाली श्रव्य माध्यम होता है और इसमें सब कुछ जो है वो ध्वनि पर आधारित होता है, ध्वनि के स्तर पर आधारित होता है और शब्दों पर आधारित होता है। ध्वनि और शब्दों का ही खेल क्या है, रेडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रित माध्यम में लेखक को क्या ध्यान में रखना चाहिए। मुद्रित माध्यम क्या होता है, मुद्रित माध्यम यानी कि प्रिंट माध्यम, जो छपा हुआ होता है उसको मुद्रित माध्यम कहा जाता है। जैसे कि पत्रिकाएं होगी, अखबार हो गया और जो किताबें हो गई, ये सभी क्या है, मुद्रित माध्यम है। इसमें एक लेखक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें जो लेखक है उसे सबसे पहली बात तो भाषा का ध्यान रखना चाहिए, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ उनके शैक्षणिक ज्ञान, जो पाठक जो पढ़ रहे हैं उस मुद्रित माध्यम, जिस भी मुद्रित माध्यम से आप बात अपनी स्पष्ट कर रहे हैं, उसमें जो पाठक पढ़ने वाला है उसका शैक्षणिक स्तर क्या है, कौन से स्तर का जो पाठक है वो आपका जो मुद्रित माध्यम के जरिए जो बात पहुंचा रहे हैं वो कौन सा स्तर का माध्यम पढ़ेगा। अगर आप छोटे बच्चों के लिए किताबें लिख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मुश्किल शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर आप एक इक्वल एज के लिए लिख रहे हैं तो उसमें सही और सटीक शब्दों का प्रयोग करें। तो भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा उन्हें क्या करना चाहिए, पाठकों की जो रुचि होती है या फिर जो ज़रूरत होती है उसका ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज़ में पाठक की रुचि है और उसे क्या आवश्यकता है जानने की। नेक्स्ट है मुद्रित माध्यम की क्या आवश्यकता है। जो मुद्रित माध्यम होता है उसकी क्या आवश्यकता है, तो इसकी आवश्यकता, मुद्रित माध्यम की क्या विशेषता है ये पूछ रखा है हमसे। तो इसकी विशेषता यही है कि जो छपे हुए जो शब्द होते हैं वो उनका स्थायित्व होता है, वो फिक्स होते हैं। स्थायित्व मतलब फिक्स, तो वो स्थायित्व होते हैं, वो स्थायी होते हैं, स्थायित्व रहता है उसमें, जिससे कि हम आगे उन्हें प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगर जो प्रसारण मतलब आगे प्रसार करने के लिए उसका जो तैयार की जा रही समाचार की जो कॉपी होती है, समाचार कॉपी का मतलब है जिसमें समाचार लिखे हुए होते हैं, खबरें लिखी हुई होती हैं, चाहे वो टीवी के लिए हो चाहे वो रेडियो के लिए हो, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी क्वेश्चन सेम है दोनों, विशेषताएं या फिर क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें पहला जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि उच्चारण में जटिल शब्दों का प्रयोग ना करें। जटिल यानी कि कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, सरल सीधे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, 1 से 10 तक के अंक शब्द में हो, यानी कि जो भी गिनती लिखी जाए वो शब्दों में भी लिखी जाए। अगर आप काउंटिंग जो अंक है उसमें लिख रहे हैं तो उसे शब्दों में भी लिखें, जैसे कि 1000 या फिर जो 100 है उसे आप ऐसे ना लिखकर आप इसे 100 लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा एक पढ़ने के लिए, क्योंकि जो रेडियो होता है उसमें भी वो कॉपी को रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है, और टेलीविज़न में भी उस पर ध्यान देकर उसे पढ़ा जाता है, तो ये कठिनाई नहीं होगी इससे। अब देखिए तीसरा, पर्याप्त हाशिए दोनों ओर हो। हाशिए मतलब क्या होता है? हाशिए मतलब होता है स्पेस, जैसे कि मेरा यहाँ पर देखिए ये भी स्पेस है और यहाँ पर भी स्पेस है, तो पर्याप्त जो स्पेस है या हाशिए होना चाहिए दोनों ओर, जिससे कि ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो जाए कि कहाँ से क्या शुरू हुआ है। अगला देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये दोनों साइन दे रखे हैं, ये परसेंटेज का साइन होता है और ये डॉलर का, तो इन जो समाचार कॉपी है उसमें प्रतिशत और डॉलर ऐसे लिखना चाहिए, ना कि ऐसे। अगला देखिए, उल्टा पिरामिड का आशय स्पष्ट कीजिए। जो उल्टा पिरामिड है उसके बारे में आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसे पहली वाली वीडियो में भी ये कितनी बार रिपीट हुआ था और इस वाले में भी ये कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान से जो उल्टा पिरामिड शैली है उसे पढ़ के जाना है। तो जो उल्टा पिरामिड शैली होती है वो क्या होती है, मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें इसके तीन तरीके, इसमें क्रमबद्ध ढंग से लिखा जाता है और घटते हुए महत्व क्रम से लिखा जाता है। इसका मतलब है सबसे पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखी जाएगी फर्स्ट पैराग्राफ में, यानी कि मुखड़े में। सेकंड जो बॉडी होता है उसमें लिखा जाएगा उससे कम महत्वपूर्ण बात, और जो थर्ड है उसमें समापन करा जाएगा किसी भी घटना या समस्या के बारे में जो भी बात की जा रही है। अगला देखिए, खोजी पत्रकारिता का क्या आशय है। तो खोजी पत्रकारिता क्या होती है? खोजी पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहा जाता है जिसमें किसी भी खबर, घटना या फिर किसी भी तथ्य के बारे में गहरी छानबीन करके उसे सार्वजनिक रूप से पेश किया जाता है, सार्वजनिक रूप से उसका प्रसारण किया जाता है। यानी कि जो भी घटना है, जो भी मुद्दा है, जो भी समस्या है वो पहले सार्वजनिक नहीं थी, जो जनता है उसे पहले नहीं जानती थी, जो हम सब हैं वो उससे पहले वाकिफ़ नहीं थे, तो उस चीज़ को गहरी छानबीन के बाद क्या किया जाता है, उसे पेश किया जाता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? अगर कोई भ्रष्टाचार हो, अनियमितता हो, गड़बड़ी हो, तो उसमें क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस भारतीय वेबसाइट को जाता है? तो जो वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो तहलका.com को जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला देखिए, मुद्रण माध्यम या फिर प्रिंट माध्यम कहा जा सकता है, तो इसके अंतर्गत आने वाले दो माध्यमों का उल्लेख कीजिए। तो इसके अंतर्गत आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें जो लिखा हुआ ये ज़रूरी नहीं है। आप प्रिंट माध्यम क्या होता है? लिखी हुई चीज़, छपी हुई चीज़, तो किताबें हो गई, पत्रिकाएं होगी, समाचार पत्र या फिर खबरें, अखबार कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आशय है? जो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ होती है वो क्या होती है? तो ब्रेकिंग न्यूज़ अगर आपने कभी टेलीविज़न पर देखी है तो आप समझते होंगे कि जो तत्कालिक घटनाएं होती है उनसे अवगत कराया जाता है दर्शकों को। जल्द से जल्द किसी भी खबर को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करना ही ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर फ्लैश कहा जाता है। आप कभी देखते हो कि कोई प्रोग्राम चल रहा है टीवी में और उसे रोक कर क्या किया जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़ लाई जाती है। इसका उद्देश्य यही होता है कि जल्द से जल्द क्या किया जाए, पाठकों को सबसे पहले हमारे चैनल से उस खबर को पहुंचाया जाए।
अगला देखिए, व्यापार कारोबार की भाषा की एक विशेषता बताइए। जो व्यापार कारोबार की जो भाषा होती है, फिर अर्थव्यवस्था का जो पृष्ठ आता है अखबार में, तो उसकी भाषा की एक विशेषता क्या होती है? उसकी भाषा ऐसी होती है जिसे कोई व्यापारी ही ज़्यादातर समझ पाता है। जैसे कि चांदी लुढ़की, इसका अगर हम किसी से पूछें तो इसका मतलब शायद कोई बता पाए। चांदी लुढ़की का मतलब है जो चांदी का जो रेट है उसमें गिरावट आई है, कम हुआ है। अब सेंसेक्स आसमान पर, तो इसे हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये कॉमर्स की टर्म कही जा सकती है, या फिर जो व्यापारी होते हैं वही इसको समझ पाते हैं। ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टर्म कही जा सकती है। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे हम समझ भी नहीं सकते, इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? तो जो अंशकालिक पत्रकार होता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अंश का मतलब होता है कम या फिर थोड़ा, कालिक मतलब समय। वो सीमित या फिर कम समय के लिए काम करता है जो पत्रकार, यानी कि एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि इतने समय के लिए तुम्हें काम करना है, इतने समय के लिए तुम्हें काम करना है, तो उसके लिए उसे सैलरी दी जाती है। इतने समय के लिए तुम्हें काम करना है और हमारे पास करना है। तो ये क्या है? अंशकालिक पत्रकार है जो एक निश्चित समय के लिए निश्चित मानदेय पर काम करता है। आप जो शब्द है ये निश्चित मानदेय, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बिना इसकी डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। यहाँ पर नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, मैंने आपको और भी वीडियोस में बताया कि जो निश्चित मानदेय है वो इसकी डेफिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है।